हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास में हम पीडियाट्रिक के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमने गायनेक के बेसिक से स्टार्ट की है क्लास, सेम एज पीडियाट्रिक की भी बेसिक से ही स्टार्ट की जाएगी। बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लगेंगे। तो यहाँ पर जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी नोटिफिकेशन आपको आए आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। लास्ट 3 डेज से कुछ पर्सनल रीज़न से क्लासेस नहीं हो पाई, बट आपकी क्लासेस सब कंटिन्यू रहेंगी और दोनों टाइम रहेंगी, मॉर्निंग और इवनिंग में 35 मिनट और 40 मिनट की है जो पर क्लास रहेगी। तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर जो आज की क्लास के क्वेश्चन है, इसमें आपको पीडियाट्रिक के मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे जो आपकी क्लास के अलावा, जिनका जीएमसी, एनएचएम, सीएचओ के अलावा इग्नू में बीएनएस 04142 के लिए पेपर होने वाला है, या फिर आपका अदर स्टेट के लिए कोई सा भी नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम है, तो उन सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। क्लास को एंड तक जरूर ज्वाइन करे रहें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन हाउ मैनी डेज अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल्स इन नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न। तो सबको पता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड है जो, उसमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न है, दैट मीन्स आफ्टर 37 वीक के बाद जो बेबी डिलीवर हुआ है, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी है, 37 वीक जेस्टेशनल पीरियड के बाद डिलीवर हुआ है जो बेबी, तो क्या है, फुल टर्म बेबी में आ जाएगा। अब यहाँ पर फुल टर्म, नॉर्मल फुल टर्म बेबी है, तो उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है कितने दिनों के अंदर है जो फॉल डाउन होगा, 2 to 3 डेज, 3 to 5 डेज, मोर देन 7 डेज या फिर मोर देन 14 डेज। यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो भी आपको आगे बताए जाएंगे। तो यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड है कितने दिनों में अपने आप गिर जाएगी, तो वो गिरेगी 3 to 5 डेज में। नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न है तो कितने दिनों में गिरेगी, 3 to 5 डेज में। अब अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी टोटल वेन्स आर्टरी होती हैं, तो टोटल 3 आर्टरीज एंड वेन होती हैं। तो यहाँ पर आपको वो याद रखना है। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है, फ्यूनिस, वो भी याद रखना है। इनके हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन एक और आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड यदि ड्राई हो रही है तो आप वहाँ पर कुछ क्रीम, लोशन या कुछ लगा सकते हैं, तो आप वहाँ पर कुछ भी नहीं लगा सकते। इवन मॉइस्चराइजर के लिए आप चाहें तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अदर देन आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, What is the term used to define care given to baby who required only initial step of resuscitation? तो यदि कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उसके लिए क्या है, इनिशियल स्टेप, रिससिटेशन के लिए जो इनिशियल स्टेप्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, रूटीन केयर, ऑब्जर्वेशन केयर, पोस्ट रिससिटेशन केयर, एफ एन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, डेफिनेशन दी हुई है, आपको टर्म बताना है कि क्या टर्म यूज़ करेंगे। डेफिनेशन है, केयर गिवन टू बेबी हु रिक्वायर्ड ओनली इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन। ऐसा बेबी जिसको ओनली इनिशियल स्टेप्स की ज़रूरत है रिससिटेशन के लिए, वो क्या, कौन सी केयर कहलाएगी, वो कहलाएगी ऑब्जर्वेशन केयर। क्या कहलाएगी, ऑब्जर्वेशन केयर। वो इनिशियल स्टेप में क्या आएगा, हीट लॉस प्रिवेंशन। फर्स्ट थिंग क्या होती है, हीट लॉस प्रिवेंशन, जिससे हम बेबी के लिए क्या करेंगे, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए कहा गया है। सेकंड आता है, तो हम हीट लॉस प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, बेबी को वार्मर में रख के, बेबी को ड्राई करके और वेट टॉवेल को रिमूव करके गर्म कपड़ों में लपेट के जो बेबी को रखेंगे, इससे हम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा आता है ओपनिंग ऑफ एयरवे। तो एयरवे को ओपन करने के लिए सक्सनिंग की जाती है बेबी में। फर्स्ट थिंग होती है सक्सनिंग। तो सक्सनिंग पहले माउथ से की जाएगी, देन आफ्टर नोज से, जिससे हम क्या किससे प्रिवेंट करेंगे, एस्पिरेशन होने से प्रिवेंट करेंगे। फिर आता है असेसमेंट ऑफ द इन्फेंट, जिसमें ब्रीदिंग, हार्ट रेट, कलर। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, अपगार स्कोर है जो यहाँ पर पूरा परफॉर्म किया जाता है। अपगार स्कोर 2 बार होता है, फर्स्ट जब बेबी डिलीवर हुआ हो एंड देन आफ्टर 5 मिनट बाद। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन में जो केयर दी जाएगी उसके लिए क्या कहा जाएगा, ऑब्जर्वेशन केयर। वो इनिशियल स्टेप में क्या किया जाएगा, बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जाएगा, एयरवे ओपन किया जाएगा, जिसमें हमें सक्सनिंग की जाएगी। तो सक्सनिंग पहले माउथ से करनी है, देन आफ्टर नोज से करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीडिंग ट्यूब यूज्ड टू फीड न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने के लिए कितने नंबर की ट्यूब यूज़ की जाएगी, 6, 8, 9 या फिर 10। क्वेश्चन है कि फीडिंग ट्यूब कितने नंबर की यूज़ की जाएगी न्यूबॉर्न बेबी के लिए।
न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो फीडिंग ट्यूब यूज़ की जाएगी वो होगी 6 नंबर और किस कलर की होगी, ग्रीन कलर की। यहाँ पर आपको कलर कोड और कलर कोड के अलावा कितने नंबर की फीडिंग ट्यूब है वो याद रखना है। तो 6 कलर की न्यूबॉर्न बेबी में यूज़ होगी, जो कि कैसे होगी, ग्रीन कलर की। वाइट कलर की कौन सी है, 12 नंबर की। 18 कलर की है रेड। 8 नंबर है जो फीडिंग ट्यूब कितनी है, ब्लू कलर की। सी ग्रीन 40। येलो कलर की यदि फीडिंग ट्यूब है तो 20 और ब्लैक है तो 10 और 16 है तो ऑरेंज। तो यहाँ पर आपको कलर कोड और इनके कलर कोड के अलावा नाम याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक नर्सिंग एग्जाम में आपको आता है। क्वेश्चन है यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट। तो ब्रेस्ट फीडिंग के अटैचमेंट के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। गुड अटैचमेंट साइन दैट मीन्स बेबी प्रॉपर तरीके से फीड कर रहा है या नहीं, तो सभी अटैचमेंट साइन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच द ब्रेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। तो यहाँ पर जो गुड अटैचमेंट साइन, एक तो क्या है, बेबी बहुत बड़ा वाइडर मुंह ओपन करेगा। लोअर लिप है जो आउटवर्ड होगी ना कि इनवर्ड होगी। बेबी का चिन है जो ब्रेस्ट से टच करेगा और एरियोला का जो मोस्टली पार्ट है, सबसे ज़्यादा पार्ट है, वो बेबी के माउथ में रहेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए गुड अटैचमेंट साइन होंगे। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि लोअर लिप कैसा होगा, टर्न इनवर्ड, जबकि ये कैसा होता है, बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी, लोअर लिप टर्न इनवर्ड। क्योंकि यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन पूछे, तो देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, नोज क्लोज है, सकिंग पैटर्न है, बेबी हैज अ लार्ज माउथ फुल ऑफ ब्रेस्ट, चिन फर्मली टचिंग द ब्रेस्ट। जो बेबी जब फीड करेगा तो उसका जो लोअर लिप है वो कैसे रहेंगे, बाहर की तरफ रहेंगे, ना कि अंदर की तरफ। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या कहा गया है, बी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट वन इज आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, 6 महीने की एज के बाद क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टॉप्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड नो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, या फिर स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर आपको क्या मार्क करेंगे आप, यदि 6 महीने की एज पूछी है तो फर्स्ट थिंग कि ब्रेस्ट फीड आपको 2 साल तक स्टॉप नहीं करना है, यदि पॉसिबल हो तो आफ्टर 2 ईयर के बाद आप स्टॉप करवा सकते हैं। और यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा आफ्टर 6 मंथ में क्या दिया जाता है, वीनिंग। क्या दिया जाता है, वीनिंग, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहेंगे। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग साथ में कंटिन्यू करके रखना है। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को, कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जिसको हम वीनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीड कहेंगे। तो ये क्या होगा, यदि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पूछते हैं तो ओनली ब्रेस्ट मिल्क, जो कब तक रहता है, 6 मंथ की एज तक। जब वीनिंग की बात आती है और कॉम्प्लीमेंट्री फूड पूछा जाता है, दैट मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बेबी को फूड, सॉलिड, लिक्विड है जो स्टार्ट करवाना, जो कि आफ्टर 6 मंथ, बिफोर नहीं देना है, आफ्टर 6 मंथ ही स्टार्ट करवाना है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग को भी स्टॉप नहीं करना है। तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट वन इज बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। तो जब बेबी का वेट कितने से कम हो तब हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। किस वेट पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे, हम इंतजार करेंगे, वेट करेंगे कि जब बच्चे का वजन इतने तक पहुंच जाएगा तब हम उसको ये वैक्सीन दे देंगे। ऑप्शन में 1 kg, 2 kg, 3 kg या फिर 2.5 kg। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 तो वैक्सीन ही दी जाती है, उसमें से भी यदि बच्चे का वजन कम है तो अब भी ये वैक्सीन हम स्टॉप कर देंगे। तो कितने वजन पर हम इसको नहीं देंगे, बल्कि वेट करेंगे कि बच्चे का वेट कितना हो जाए, 2 kg से ज़्यादा हो जाए। जब भी बच्चे का वेट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कब देंगे, जब बच्चे का वेट 2 kg से ज़्यादा हो जाए। यदि 2 kg से कम है तब हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि बच्चे का वजन 2 किलो क्रॉस हो जाएगा तब हम उसको दे देंगे इंट्रामस्कुलर रूट से। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, BCG वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन, तीनों वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं।
तो ओपी भी तो 5 साल तक दी जाती है। और यदि बीसीजी पूछा जाता है जो कि ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये 1 मंथ तक डोज डिफरेंट होगा, आफ्टर 1 मंथ के बाद है जो अलग होगा। और बीसीजी वैक्सीन ओनली हम 1 ईयर तक ही दे सकते हैं। यदि कोई क्लिनिक पे आपकी आता है बच्चे का जो एज है वो 1 ईयर से ज़्यादा हो, कहे कि बीसीजी वैक्सीन नहीं लगी इसको, तब भी आप उसको बीसीजी वैक्सीन नहीं दे सकते। 1 ईयर तक की एज में ही बीसीजी वैक्सीन दे सकते हो। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कब नहीं देना है? जब बच्चे का वजन 2 किलो से कम हो, 2000 ग्राम से कम हो। जब बच्चा अपना 2 किलो वेट है जो कवर कर लेगा, 2 kg से ज़्यादा हो जाएगा, तब हम उसको क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में बुला के हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को आता है कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको कौन सी वैक्सीन कंपलसरी होती है? तो वो होती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, क्योंकि यदि आप वैक्सीनेटेड होंगे तो आपको निडल प्रिक इंजरी से या फिर कुछ ब्लड से आप प्रिवेंट हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवम रिलीज्ड इन सेम साइकिल इज नोन एज। तो 2 ओवम हैं लेकिन इस सेम ओव्यूलेशन साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? सुपरफिटेशन, सुपरफिकंडेशन, फीटस अकार्डियासिस, फीटस पेप्रिक्सीसियस। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि 2 डिफरेंट ओवम लेकिन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हुए, उनका फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पर पूरी कंडीशन क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी सुपरफिकंडेशन। क्या कहलाएगी? सुपरफिकंडेशन। जहाँ पर जो ओवम है 2 डिफरेंट ओवम है, एक नहीं, यहाँ पर 2 डिफरेंट ओवम है लेकिन इस सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हुए हैं, उनका फर्टिलाइजेशन हुआ है, वो कहलाएंगे सुपरफिकंडेशन। लेकिन जब यही जो फर्टिलाइजेशन है 2 ओवम का 2 डिफरेंट साइकिल में, ध्यान से देखिए, 2 ओवम का 2 डिफरेंट साइकिल में यदि क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या कहलाएंगे? सुपरफिटेशन। यदि सुपरफिकंडेशन की सिचुएशन है तो जो दोनों बेबी की एज है वो सेम होगी, लेकिन सुपरफिटेशन में क्या होगा? एक बेबी की जो जेस्टेशनल पीरियड है वो थोड़ा कम होगा, दूसरे का ज़्यादा होगा, बट वो सेम टाइम में क्या करेंगे? यूट्रस में ग्रो करेंगे। तो ये सिचुएशन क्या है? सुपरफिकंडेशन एंड सुपरफिटेशन दोनों अलग अलग है। एक डिफरेंस है कि 2 अलग अलग ओवम का लेकिन सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हुए फर्टिलाइजेशन होना कहलाएगा सुपरफिकंडेशन। तो सुपरफिटेशन होगा कि 2 अलग अलग ओवम और 2 अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हुए हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो क्या कहलाएंगे? सुपरफिटेशन। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या है? व्हेन साइज ऑफ कॉर्ड इज शॉर्ट, कॉर्ड हैविंग मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशंस, कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वुल्वा, कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब होगा कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वुल्वा। क्या होगा? कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वुल्वा। तो यहाँ पर कॉर्ड प्रोलैप्स एग्जाम में यदि आता है तो कॉर्ड कहाँ पर है? अम्बिलिकल कॉर्ड वल्वा के आउटसाइड है, तो हम उसको कॉर्ड प्रोलैप्स कहेंगे। फिर यहाँ पर अलग अलग डिग्री से कॉर्ड प्रोलैप्स है जो बताया जाता है। अब यहाँ पर यदि कॉर्ड प्रोलैप्स हुई है तो आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तब यदि कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है तब हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? ट्रेंडलेनवर्क पोजीशन। एक इमेज यहाँ पर मैं आपको इंसर्ट कर, तो यहाँ पर इस साइड में आप एक छोटी सी इमेज देख रहे हैं, क्या है? ट्रेंडलेनवर्क पोजीशन। यहाँ पर कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब है कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो जाए? वल्वा से बाहर आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कॉर्ड प्रोलैप्स। अब यहाँ पर कॉर्ड प्रोलैप्स यदि किसी पेशेंट को डेवलप हो रहा है तो कौन सी पोजीशन देंगे हम उसको? ट्रेंडलेनवर्क पोजीशन। अब क्लिनिकल टाइप कितने होते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स के? एक होता है ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स। द कॉर्ड लाइज इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वुल्वा फॉलोइंग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि मोस्ट कॉमनली है, जिसमें कॉर्ड वेजाइना के अंदर या फिर बाहर हो सकता है, लेकिन मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, जो कि कॉमन है। दूसरा आता है कॉर्ड और फ्यूनिक प्रेजेंटेशन, जिसमें कॉर्ड है जो बाहर की तरफ है, जो क्या होगी? स्लिप्ड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको क्या कहा गया? कॉर्ड और फ्यूनिक प्रेजेंटेशन, जो कि वेजाइनल एग्जामिनेशन में आपको पालपेट भी होगी कि कॉर्ड है जो क्या है? बाहर की तरफ प्रोलैप्स हुई है। फिर आता है ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स, जिसमें कॉर्ड के कुछ प्रेजेंटिंग पार्ट हैं साइड में रहेंगे और आप जब फिंगर से इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तब आपको फील नहीं होंगे। तो यहाँ पर बेसिक क्या है? इसके डिफरेंस है। लेकिन मेनली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एक तो आता है कॉर्ड प्रोलैप्स यदि हो रहा है पेशेंट को तो कैसे प्रिवेंट करेंगे हम?
कौन सी पोजीशन देके, तो वो होगा ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटीरियर फॉन्टेनेल इज ओसिफाइड एट। क्वेश्चन ये है कि एंटीरियर फॉन्टेनेल है जो कब ओसिफाइड होते हैं, डेट मीन से मर्ज हो जाते हैं, इनका ओसिफिकेशन हो जाएगा, एक तरीके से कहें तो ये घुल जाएंगे, जो बॉन्स है यहाँ पर मिक्सड अप होके वन में आ जाएंगे। तो ओसिफिकेशन एंटीरियर फॉन्टेनेल का कब होता है? ऑप्शन में 1 मंथ आफ्टर द मंथ, 6 मंथ आफ्टर द बर्थ, 18 मंथ आफ्टर द बर्थ या फिर 25 मंथ आफ्टर द बर्थ। एक क्वेश्चन है यहाँ पर ये बनता है कि सबसे पहले कौन से फॉन्टेनेल हैं जो ओसिफाइड होंगे और क्लोज होंगे। क्वेश्चन ये भी आते हैं कि पोस्टीरियर फॉन्टेनेल का ओसिफिकेशन कब होगा या फिर ये कब क्लोज होते हैं। फॉन्टेनेल का यदि ओसिफिकेशन पूछा है तो ये होते हैं 12.5 ईयर, कितना 1.5 साल में या फिर 18 महीने के बाद, कितना 18 महीने एज जब बच्चे की हो जाएगी, जब है जो एंटीरियर फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैगमा। सबसे पहले क्लोज होने वाले यदि फॉन्टेनेल की बात करें हम तो बोलते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनेल ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल, जो कि कब क्लोज हो जाते हैं, ये जनरली 1.5 मंथ, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं 6 वीक से लेके 3 मंथ की एज तक है जो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब इनका एक छोटा सा डिफरेंस है, आपको देखना है कि जनरली जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रैगमा, जो कि कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। पोस्टीरियर क्या है, लैम्डा शेप में रहेंगे, यहाँ डाउन साइड। फिर आते हैं कि ये क्लोज कब होते हैं एंटीरियर, तो इनका जो ओसिफिकेशन है 1.5 ईयर में हो जाता है, 18 मंथ की एज में हो जाएगा। बट जो पोस्टीरियर होते हैं जल्दी क्लोज हो जाते हैं। सबसे पहले क्लोज होने वाले फॉन्टेनेल भी यही हैं। यहाँ पर 4 बॉन 4 सूचर मिलके बनेंगे, यहाँ पर 3 बॉन 3 सूचर्स रहेंगे। यहाँ पर मोल्डिंग देखने को आपको मिलेगी, लेकिन जो बॉन्स है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कम्प्लीटली। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में न्यूरल ट्यूब है जो कब क्लोज हो जाती है, ऑन वेरी फर्स्ट डे, ऑन 5th डे, ऑन 11th डे या फिर बाय 4th to 5th डे। तो यूट्राइन लाइफ में पूछा है कि न्यूरल ट्यूब है जो कब क्लोज हो जाएगी, कम्प्लीटली क्लोज कब हो जाएगी, वो भी इंट्रायूट्राइन लाइफ में। तो यहाँ पर इंट्रायूट्राइन लाइफ में न्यूरल ट्यूब क्लोज होती है 4th to 5th डे। कब होती है, 4th to 5th डे। आपको याद रखना है कि न्यूरल ट्यूब कब क्लोज होती है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब बेबी कहाँ हो, यूट्रस में ही हो, तो ये क्लोज होगी कब, बाय 4th to 5th डे। अब न्यूरल ट्यूब को लेके क्वेश्चन है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा, एनोमली स्कैनिंग होती है तब इसका पता चलेगा, और अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल यदि हाई होगा तब भी पता चलेगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मदर को कंसीव करने के टाइम से ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देके। नेक्स्ट है यहाँ पर रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिक टू किलिंग टू कोरोना वायरसेज। तो कोरोना वायरस के जो वायरस है उसको किल करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाएगा, कार्बोलिक एसिड, लाइजोल, फिनॉइल या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये सबको पता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वायरस के अलावा HIV वायरस के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अकर एट विच एज। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है किस एज में देखने को मिलेगी, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड बच्चे कब सोचना स्टार्ट कर देते हैं, 2 साल, 3 साल, 9 साल या फिर 12 साल में। तो बच्चे जनरली 3 इयर्स में, कब, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की जो एज रहेगी इस टाइम पर इनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फीजिबल एक्सेप्ट। तो सभी केस में हम क्या कर सकते हैं, एंटीनेटल डायग्नोस के थ्रू कंडीशन है जो डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हंटिंगटन कोरिया, डाउन सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर एनेंसेफेली। तो हंटिंगटन कोरिया, डाउन सिंड्रोम और एनेंसेफेली, इन सभी को हम एंटीनेटल पीरियड में जब एनोमली स्कैनिंग होता है उस टाइम पर हम डायग्नोस कर सकते हैं। इनके लिए अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल से हम डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस कर सकते हैं, हंटिंगटन कोरिया डायग्नोस कर सकते हैं, एनेंसेफेली डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है जो हम एंटीनेटल डायग्नोसिस में इसको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट वन इज
वाइट क्रीमी सब्सटेंस ऑन फीटस इज कॉल्ड। तो फीटस की पूरी बॉडी पर वाइट कलर का क्रीमी चिपचिपा है जो सब्सटेंस रहेगा, चीज लाइक सब्सटेंस होगा, वैक्स जैसा, उसको हम क्या कहेंगे? व्हाइट कोट, मिल्की पैच, वर्निक सेजोसा या फिर ननंती एबम। सबको पता है कि जो क्रीमी चीजी सब्सटेंस होता है फीटस की बॉडी पर वो क्या कहलाता है? वर्निक सेजोसा। नेक्स्ट वन इज हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ मरासमस इज सीन इन विच। तो मरासमस के सबसे ज़्यादा केस हैं किस में देखने को मिलेंगे? न्यूबॉर्न में, इन्फेंसी पीरियड में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में या फिर टोडलर ग्रुप में। तो मरासमस के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंसिडेंस किस में देखने को मिलेंगे? इन्फेंसी पीरियड में, 2 साल से कम एज ग्रुप के बच्चों में। इसमें 2 साल से कम एज ग्रुप के बच्चों में जो इन्फेंसी पीरियड है 1 मंथ टू 1 ईयर तक, उसमें है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे कौन से केस? मरासमस के। क्वासियोरकर पूछे तो 1 से 3 साल तक जो टोडलर एज ग्रुप है उसमें देखने को मिलेंगे क्वासियोरकर के, लेकिन मरासमस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा लेस देन 1 ईयर में जो कि इन्फेंसी एज ग्रुप है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो मरासमस क्यों होगा? यदि आप जल्दी वीनिंग स्टार्ट करते हैं, जल्दी वीनिंग का मतलब है कि बिफोर 6 मंथ ही स्टार्ट करते हैं, मरासमस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण। बट जो क्वासियोरकर है इसमें क्या कम होगा? प्रोटीन की कमी। मरासमस में एनर्जी और कैलोरी की कमी होगी, लेकिन क्वासियोरकर में प्रोटीन की कमी होगी, जो कि 1 ईयर एज ग्रुप से कम के बच्चों को अफेक्ट करेगा। कौन? मरासमस। और जो क्वासियोरकर है 6 मंथ से लेके 3 ईयर एज ग्रुप में। और एक इसके कारण होगा क्वासियोरकर जो बच्चे जिनमें लेट वीनिंग स्टार्ट की जाती है। लेट वीनिंग का मतलब है कि 6 मंथ हो गए तब भी है जो पेरेंट्स क्या नहीं कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री फूड खाना पीना स्टार्ट नहीं करवा रहे हैं। इनके बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इमेज दी हुई है, तो आप इसको प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने फ़ोन में। नेक्स्ट वन इज न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द नंबर न्यूबॉर्न डेथ विद इन हाउ मेनी डेज। तो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है, न्यूबॉर्न बेबी की डेथ कितने दिनों के अंदर हो जाए तब इसको कंसीडर किया जाएगा? 24 आवर, 28 डेज, 1 वीक या फिर 1 ईयर तक। तो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है कैलकुलेट की जाती है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ न्यूबॉर्न की डेथ कितने दिनों के अंदर हो जाए? 28 डेज के। कितना? 28 डेज के। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर नोमिनेटर एग्जाम में आता है NMR को लेकर फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ अंडर 28 डेज ऑफ एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम पीरियड इनटू 1000। यहाँ पर याद रखना है NMR किस टर्म में एक्सप्रेस की जाती है? 1000 लाइव बर्थ में। डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पर कहा गया है कि जैसे इन्फेंट की मॉर्टेलिटी रेट है तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ यहाँ पर क्या किए जाएंगे? डिनोमिनेटर में यूज़ किए जाएंगे। यदि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पूछी जाती है तो 1 ईयर एज ग्रुप तक, क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको एग्जाम में आए। यदि न्यूनेटल पूछते हैं तो 28 दिन, इन्फेंट पूछते हैं तो 1 ईयर। नंबर ऑफ डेथ टू चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इज द सेम ईयर। तो ये क्या है? IMR है, जो कि हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, तो आपको एग्जाम में यहाँ पर आती है। और यदि यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखना है, यदि यहाँ पर क्या पूछें? NMR और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, तो 1000 लाइव बर्थ में है जो क्या की जाएंगी? प्रेजेंट की जाएंगी। लेकिन यदि MMR पूछे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट तो 1 लाख में क्या की जाएगी? रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट वन इज आफ्टर बर्थ अम्बलाइकल वेन कन्वर्टेड इनटू। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर बर्थ जो अम्बलाइकल वेन है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑप्शन में फोरामेन ओवल, लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम आर्ट्रियोसिस या फिर लिगामेंटम टेरेस। जो अम्बलाइकल वेन है किस में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर बर्थ? तो आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ क्या रहेगी? जो यूट्राइन पीरियड होगा उसमें क्या रहेगी? अम्बलाइकल वेन। लेकिन आफ्टर दैट किस में कन्वर्ट होगी? तो यहाँ पर होगी लिगामेंटम टेरेस में। अब यहाँ पर 4 है जो पार्ट दिए हुए हैं कि बिफोर बर्थ दैट मीन्स यूट्राइन लाइफ में क्या होंगे और आफ्टर बर्थ है क्या बन जाएंगे। तो यहाँ पर फोरामेन ओवल, ये यहाँ पर देखिए सेक्शन है जो यदि यही जो पार्ट हैं क्लोज नहीं हो पाते हैं तब जाके है जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट डेवलप होते हैं। तो फोरामेन ओवल बिफोर बर्थ रहेगा फोरामेन ओवल, लेकिन आफ्टर दैट क्या कहलाएगा?
फोसा ओवेलिस, क्या कहलाएगा? फोसा ओवेलिस। फिर आता है अम्बलाइकल वेन, तो अम्बलाइकल वेन किस में कन्वर्ट होगी? लिगामेंटम टेरिस में। डक्टस विनोसिस होगा लिगामेंटम वेनोसम में। डक्टस आर्टरियोसिस होगा लिगामेंटम आर्टरियोसम में। तो ये ऑर्गन हैं या फिर हम ये कह सकते हैं पार्ट हैं कि जो फीटल टाइम में अलग होंगे लेकिन आफ्टर द बर्थ है जो अलग डेवलप होंगे और अलग इनके लिए टर्म्स है। यहाँ पर मेंटल चेंजेस आर सीन इन अ चाइल्ड विथ क्वासियोरकर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अभी हमने क्वासियोरकर और मरासमस पढ़ा कि क्या मेंटल चेंज है जो कि क्वासियोरकर के बच्चे में देखने को मिलेंगे लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इरेटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, अपैथी या फिर लेथार्जिक। तो जो क्वासियोरकर का बच्चा है इरिटेबल तो होगा ही, अपैथिक होगा, लेथार्जिक होगा, ड्राइनेस रहेगी उस पर, लेकिन हाइपर एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसा होगा? हाइपर एक्टिव बच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? हाइपर एक्टिविटी। तो यहाँ पर मेंटल स्टेट जो भी मालनरिश्ड बच्चे होते हैं अंडर एक्टिव होंगे, इरिटेबल होंगे, अपैथिक होंगे, स्टूपर देखने को मिलेगा, कोमा देखने को मिलेगा, लेकिन उन बच्चों में क्या है जो हाइपर एक्टिविटी देखने को आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो मरासमस के बच्चे हों या फिर क्वासियोरकर के बच्चे हों। नेक्स्ट वन इज इन मरासमस विच इज़ द प्रिंसिपल लैकिंग फैक्टर। तो मरासमस के बच्चे में कौन सा फैक्टर है जो कम होगा? दैट मीन्स डेफिशिएंसी होगी। प्रिंसिपल डेफिशिएंसी फैक्टर कौन सा होगा? प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन या फिर कैल्शियम। तो जो मरासमस के बच्चे होते हैं उनमें किसकी कमी होती है? एनर्जी की। किसकी होगी? एनर्जी की। और जो क्वासियोरकर के होते हैं उनमें किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। यदि मरासमस का पूछते तो एनर्जी की कमी, कैलोरी की कमी, लेकिन क्वासियोरकर का पूछते हैं तो किसकी कमी होगी? प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू इज नोन एज। तो बॉडी की जो साइज और जो टिश्यू ऑफ मास है इसका बढ़ना क्या कहलाएगा? ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस या फिर मैच्यूरेशन। तो क्या कहलाएगा? जिसमें जो टिश्यू की साइज है वो बढ़ रही है वो क्या कहलाएगी? ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल इन अ चाइल्ड। तो बच्चे का जो क्या है प्रॉपर तरीके से मैच्यूरेशन हो रहा है फंक्शनिंग में, फिजियोलॉजी में, उसके काम करने के तरीके में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट, इंक्रीमेंट, ग्रोथ या फिर मैच्यूरेशन। तो ये क्या टर्म यहाँ पर यूज़ किया जाएगा? तो वो टर्म क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। यदि टिश्यू की साइज बढ़ने को कह रहे हैं तो ग्रोथ, स्किल और फंक्शनिंग बढ़ने को कह रहे हैं तो क्या है वो? डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होंगे? 44, 45, 46 या फिर 47। तो टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो टर्नर सिंड्रोम में कितने होते हैं? 45 क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या है जो टोटल जो नॉर्मली क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, 23 पेयर में, जिससे 22 क्रोमोसोम होते हैं और एक पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होंगे। एक्स वाई हो सकता है, एक्स एक्स हो सकता है। तो यहाँ पर जनरली 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होंगे? टोटल 45 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक की क्या होगी? एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी। जो एक एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पर कहा है कि 1 पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम है जो मिसिंग होगा या फिर अल्टर्ड होगा। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच फैक्टर डायरेक्टली डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो कौन सा फैक्टर है जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा? ऑप्शन में फिनोटाइप ऑफ पेरेंट, सेक्स ऑफ चाइल्ड, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या फिर बिजनेस ऑफ फादर। तो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा जो फैक्टर। तो फिनोटाइप ऑफ पेरेंट बिल्कुल डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे। सेक्स ऑफ चाइल्ड भी किसी किसी फैमिलीज़ में आपने देखा होगा कि एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स के बॉयज़ को ज़्यादा है जो प्रायोरिटी दी जाती है, स्पेशली जो गांव के एरिया होते हैं वहाँ पर। और आता है फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो ये तो को डेफिनेटली ही डायरेक्ट अफेक्ट करेगा बच्चे पर, कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हैं तो। फिर आता है बिजनेस ऑफ फादर जो कि डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। जो पुअर लोग होंगे वो अपने बच्चे की जो परवरिश है उस तरीके से करेंगे, या फिर जो हाई क्लास पेरेंट्स हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेंगे फैक्टर बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। नेक्स्ट है एट विच एज
ह्यूमन फीटस स्टार्ट्स टू सीक्रेट हार्मोन थायरॉक्सिन? तो किस एज में ह्यूमन फीटस अपना खुद का थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि जब क्या है मदर भी इनकेस हाइपोथायरॉयडिज्म वाली होगी लेकिन फीटस अपना खुद का थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेगा, तो किस एज में ह्यूमन फीटस अपना थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेंगे? 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में, 24 वीक ऑफ जेस्टेशन में, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन या फिर 32 वीक ऑफ जेस्टेशन? तो किस वीक में है जो बेबी अपना खुद का थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा फीटस? ये करते हैं 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में। कब? जब 12 वीक है जो कंप्लीट हो जाए प्रेगनेंसी को, जेस्टेशनल पीरियड 12 वीक हो जाए, उसके बाद है जो फीटस अपना खुद का ऑन है जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने लगते हैं। नेक्स्ट वन इज इफ प्रेग्नेंट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम मिक्सेडीमा देन व्हाट इफेक्ट विल बी सीन ऑन ग्रोइंग फीटस? अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि मदर क्या है मिक्सेडीमा है तो जो ग्रोइंग फीटस है उसको क्या होने के चांसेस रहेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, फीटस विल हैव नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल या फिर नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि जो प्रेगनेंसी में यदि लेडी को मिक्सेडीमा हुआ है, जो ग्रोइंग फीटस है उसके लिए क्या होने के चांसेस होंगे? तो यहाँ पर जो मिक्सेडीमा है किसके कारण होगा? मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। किसके कारण होगा? मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण ही होगा। तो अब यदि मदर का ही यदि जो प्रॉपर तरीके से TSH लेवल हाई है, T3 T4 कम है, लेकिन बच्चा है जो ग्रोइंग फीटस है वो अपना 12 वीक के बाद रिलीज करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन, बट उस बेबी को क्या डेवलप होने के चांसेस होंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन इज एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज? तो बेबी की जो हेड की साइज है 90% तक एडल्ट साइज के कब हो जाएगी? 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में या फिर 8 साल में? तो जो किस एज तक हेड साइज 90% हो जाएगी एडल्ट के बराबर, तो होगी 2 साल की एज में। कब? 2 जो बेबी की हेड की साइज है वो कैसे हो जाएगी? एडल्ट की साइज के 90% तक बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ बेबी इज? तो बेबी का नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? 2 kg, 2.5 to 3 kg, 2 to 2.5 kg या फिर 3 to 3.5 kg? तो इंडियन बेबीज का अकॉर्डिंग टू WHO के यदि माने हम तो नॉर्मल बर्थ वेट माना जाता है 2.5 किलो से 3 किलो तक, 2500 ग्राम से 3000 ग्राम तक या फिर 2.5 to 3 kg तक नॉर्मल वेट है जो कंसीडर किया जाएगा। यदि यही बर्थ वेट मोर देन 3 kg से ज़्यादा जाता है तो जनरली किन बेबीज़ का जाएगा? जिन मदर्स को क्या हो, या तो डायबिटीज़ मेलाइटिस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो या फिर लार्ज साइज बेबीज होने के चांसेस रहेंगे उन्हीं मदर्स में। तो यहाँ पर नॉर्मल बर्थ वेट होगा 2.5 से 3 kg, 2.5 to 3 kg। नेक्स्ट वन इज इफ अ बेबी बर्थ वेट इज 3 kg then at the age of 5 month weight of the baby should be? यदि बच्चे का बर्थ वेट 3 किलोग्राम है तो 5 महीने की एज तक बच्चे का वेट कितना हो जाएगा? 5 किलो, 6 किलोग्राम, 7.5 किलोग्राम या फिर 9 kg? तो एक जो रूल है और जो फॉर्मूला भी हम पीडियाट्रिक में कह सकते हैं वो क्या है कि यदि बच्चे का वेट 3 kg, 2.5 kg है मान लीजिए, तो वो डबल हो जाता है कब? 5 to 6 मंथ की एज में। कब हो जाता है? 5 to 6 मंथ की एज में। ऐसा हो जाएगा डबल। तो अब यहाँ पर 3 किलोग्राम बर्थ वेट बताया हुआ है तो डबल कब हो जाएगा? 5 से 6 महीने में। तो जो कितना होगा? 6 kg। अब यदि ट्रिपल पूछते हैं तो कितने में हो जाएगा? 1 ईयर में। जो बच्चे का बर्थ वेट है डबल होता है 6 मंथ, 5 to 6 मंथ में, ट्रिपल होगा 1 ईयर में, क्वाड्रिपल्स पूछे तो 2 ईयर में। नेक्स्ट है यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ अ बेबी इज अबाउट? तो हाइट पूछिए, लेंथ पूछिए कि बेबी जब जन्म लेगा, बर्थ लेगा, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी की लेंथ कितनी होगी? 30 से 35 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 45 से 51 सेंटीमीटर या फिर 50 से 60 सेंटीमीटर। तो एक जो एवरेज लेंथ होती है बेबी की, इंडियन बेबीज़ की, वो कितनी होती है? 45 to 51 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज एट विच एज लेंथ ऑफ बेबी डबल्स ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ? तो बेबी की लेंथ मान लीजिए एट द टाइम ऑफ बर्थ 45 से 51 थी, तो अब 45 से 51 एट द टाइम ऑफ बर्थ थी और डबल कब हो जाएगी?
यदि 45 है तो 90 कब हो जाएगी, ये डबल है जो कितने महीने में हो जाएगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल में। तो जो बेबी की लेंथ है, वेट तो 6 महीने में डबल हो जाएगा, लेकिन हाइट डबल नहीं होगी 6 महीने में, हाइट डबल होगी कब, 4 साल में, 4 ईयर एज ग्रुप में। नेक्स्ट वन इज एट बर्थ वेट ऑफ अ बेबी 888, तो 3 गुना बच्चे का वजन कब हो जाएगा, जब बच्चे की एज 12 महीने और 1 ईयर हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सरकमफेरेंस इज अबाउट, तो हमने वेट पढ़ लिया, हाइट पढ़ ली, चेस्ट सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस पढ़ लिया। अब यहाँ पर है कि बच्चे का एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सरकमफेरेंस कितना होगा, 28 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 32 सेंटीमीटर, 37 से 40 सेंटीमीटर या फिर 33 से 35 सेंटीमीटर। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हेड सरकमफेरेंस होता है वो होता है 33 से 35 सेंटीमीटर, 33 टू 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज एट द टाइम ऑफ बर्थ चेस्ट सरकमफेरेंस इज अबाउट, तो हेड होगा 33 से 35 और जो चेस्ट सरकमफेरेंस होता है हेड सरकमफेरेंस से 2 से 3 सेंटीमीटर ही कम होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन में 28 से 30 सेंटीमीटर, 30 टू 32 सेंटीमीटर, 37 टू 40 सेंटीमीटर, 33 टू 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, आपको लास्ट में जो क्वेश्चन ऐड किए उतने हार्ड नहीं है, बेसिक आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। पहले पढ़ा हमने कि हेड सरकमफेरेंस कितना होगा, 33 टू 35 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर चेस्ट सरकमफेरेंस, तो चेस्ट सरकमफेरेंस होगा 30 टू 32 सेंटीमीटर, कितना, 30 से लेके 32 सेंटीमीटर। हेड है 33 से 35 जो कि 13 से 14 इंच, यदि इंच में पूछते हैं तो। और चेस्ट सरकमफेरेंस कितना है यहाँ पर, 30 से 33 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर जो कि 12 से 13 इंच है, जो एक एवरेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे। द टीथ फर्स्ट ऑफ ऑल इरप्टेड इन अ बेबी आर, तो बेबी में जो फर्स्ट इरप्टेड टीथ हैं वो कौन से हैं, लोअर सेंट्रल इंसीजर, लोअर लेटरल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर या फिर अपर लेटरल इंसीजर। तो जिनके यहाँ बच्चे होंगे तो उनको तो ये बिल्कुल याद रहेगा, लेकिन नहीं है जिनके यहाँ तो वो देख लें। और आपको पीडियाट्रिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके लिए। तो फर्स्ट इरप्टेड टीथ कौन से हैं बच्चों के, सबसे पहले निकलने वाले टीथ कौन से हैं, तो वो होते हैं लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। कैसे होते, बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। कौन से, लोअर सेंट्रल इंसीजर। यदि लोकल लैंग्वेज में कहें तो नीचे के दांत है जो आना, कैसे, नीचे के दांत आना, जिसको हम लोअर सेंट्रल इंसीजर कहेंगे, और जो कि फर्स्ट इरप्टेड टीथ हैं। कौन से हैं, फर्स्ट इरप्टेड टीथ हैं, कौन से, लोअर लेटरल इंसीजर, जो कि 6 से 10 मंथ की एज में आ जाएंगे। लेकिन जब इनकी सेडिंग होगी, गिरेंगे, जो कि 5-6 साल के बाद गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, देन आफ्टर आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इरप्टेड टीथ कौन से, लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो कि प्राइमरी टीथ कहेंगे हम जिनको, दूध के दांत कहते हैं इनको। लेकिन जब परमानेंट टीथ की बात आती है तो आफ्टर 6 ईयर के बाद आते हैं, क्योंकि जब लोअर टीथ है जो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एट विच एज नॉर्मली इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट्स इन अ बेबी, तो जनरली किस एज में बेबी के टीथ, दांत है जो आना स्टार्ट हो जाते हैं, 6 to 8 मंथ, 4 to 5 मंथ, 12 to 14 मंथ या फिर 8 to 10 मंथ। तो अलग अलग बेबीज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन अलग अलग होता है, बट एज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो बेबीज़ में टीथ इरप्शन है जनरली 6 मंथ से स्टार्ट होता है, 6 मंथ टू 8 मंथ तक। जो प्राइमरी टीथ है, लोअर सेंट्रल इंसीजर है, कब आना स्टार्ट हो जाते हैं, 6 से 8 महीने की एज में। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच ऑर्डर ऑफ इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ इन अ बेबी इज करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके कन्फ्यूजन के लिए है जो नहीं डाले, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पर जो प्राइमरी टीथ का इरप्शन होगा उनका ऑर्डर आपको बताना है, करेक्ट जो ऑर्डर है वो बताना है कि पहले कौन से आएंगे, देन आफ्टर एंड देन आफ्टर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 ऑप्शन बस दिए हैं मैंने यहाँ पर, आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, और यदि आपको डायरेक्ट याद हो तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्टली टीथ आते हैं, प्राइमरी टीथ आते हैं, वो होते हैं लोअर सेंट्रल इंसीजर। कौन से, लोअर सेंट्रल इंसीजर। फिर आते हैं अपर सेंट्रल इंसीजर, फिर आएंगे लेटरल इंसीजर, फिर आएंगे फर्स्ट मोलार टीथ एंड देन आफ्टर द कैनाइन टीथ, इसको हम दाढ़ें कहेंगे, दाढ़ें कहेंगे। तो यहाँ पर जो
इरप्शन होने का, प्राइमरी टीथ इरप्शन का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो क्या है? फर्स्ट लोअर सेंट्रल, देन अपर सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, फर्स्ट मोलार टीथ एंड आफ्टर दैट द कैनाइन टीथ। नेक्स्ट है यहाँ पर सीक्वेंस, आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि पहले लोअर सेंट्रल आएंगे, फिर अपर सेंट्रल, देन लेटरल इंसीजर, फर्स्ट मोलार टीथ एंड कैनाइन टीथ। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ चाइल्ड इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ स्टार्ट्स एट द एज ऑफ, तो हमने अभी पढ़ा कि बच्चे में 6 से 8 महीने की एज में क्या होंगे? प्राइमरी टीथ आते हैं। देन आफ्टर 6 ईयर से क्या होने लगते हैं? गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर आते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ है किस एज में आएंगे? 2 to 3 ईयर, 6 to 7 ईयर, 10 to 12 ईयर या फिर 3 to 5 ईयर। तो शेडिंग होगी पहले टीथ की, जो गिरेंगे प्राइमरी टीथ, देन आफ्टर परमानेंट टीथ आएंगे। कब आना स्टार्ट होते हैं? 6 to 7 ईयर में। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल माइलस्टोन दैट इज अचीव्ड बाय बेबी एट द एज ऑफ 9 मंथ। तो कौन सा डेवलपमेंटल माइलस्टोन बेबी 9 महीने की एज में अचीव कर पाएगा? ही कैन वॉक विदाउट सपोर्ट, ड्रिंकिंग विथ अ कप ऑफ वाटर, रनिंग, स्टैंडिंग विथ सपोर्ट। 9 महीने का बच्चा वॉक नहीं कर पाएगा बिना सपोर्ट के, ड्रिंकिंग विथ अ कप ये भी नहीं हो पाएगा और रनिंग दौड़ भी नहीं पाएगा, लेकिन इस सपोर्ट के साथ खड़े जरूर हो सकते हैं, प्रॉपर क्राउलिंग कर सकते हैं, सपोर्ट के साथ खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्टैंडिंग विद द सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। लॉन्ग टर्म थम सकिंग प्रॉब्लम इन अ चाइल्ड वे कॉज, तो बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत होती है, तो यदि लंबे टाइम तक थम सक करेंगे तो क्या होने के चांसेस होंगे? डेंटल प्रॉब्लम्स, म्यूकोसल ट्रॉमा, अल्टर्ड ग्रोथ ऑफ फेशियल बोन्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपको अभी बता देती हूँ, वो मॉर्निंग में होगी कल, जिसमें आपको पूरे गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो बताए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।